ये दाली की दिलदारियों और दुश्वारियों की कहानी है। इसके पहले हिस्से में आपने सुना मनी हाइस्ट के मुखौटे वाले कलाकार को। आपने सुना उसकी सरियल आर्ट के बारे में। आपने सुना घर से हुई उसकी बगावत के बारे में और एक पुरुष प्रेमी के अधूरे प्रेम, अधूरी कविता और कत्ल के बारे में। अब आगे की कहानी। लोरका स्पेनिश कवि, उसने दाली से प्यार किया। दाली ने लोरका से नहीं किया, तो क्या उसने किसी से नहीं किया? ये जानने के लिए हमें एक किताब और एक शाम में जाना होगा। दाली तब छोटा था, बहुत छोटा, खाली स्लेट जितना छोटा। उसने एक किताब देखी। ये यौन रोगों के बारे में थी, तस्वीरों से भरी किताब। इसमें स्त्री के यौनांगों से होने वाली बीमारियों का बीभत्स वर्णन था। दाली के अंदर डर भर गया, संभोग के परंपरागत तरीकों के प्रति, जो उसके किशोर और जवान होने पर भी कायम रहा। फिर उसने फ्राइड को भी पढ़ लिया। काम की धारणा और बदल गई। उन दिनों उसने एक पेंटिंग बनाई। मैड्रिड की महफिलों में इसकी चर्चा होने लगी। एक रोज दाली की टोली का एक मेंबर, एक कवि पॉल एलुआर्ड, इसे देखने आया अपनी बीवी गाला के साथ। पॉल पेंटिंग देख रहा था। 4 थीम उभर कर सामने आ रही थी: सेक्स, रिजेक्शन, डिजेक्शन और सिडक्शन। दाली गाला को देख रहा था और ये चारों थीम भीतर धंसकर सामने से गुम हुई जा रही थी। ये दो तरफा इश्क की शुरुआत थी और इसका शीर्षक गाला के पति पॉल ने अनजाने में ही दे दिया था। कैसे? पॉल ने पेंटिंग देखी, दाली से पूछा इसका नाम क्या है। दाली ने सर हिला दिया। पॉल का कवि जाग गया। उसने नाम दिया द लुगुब्रियस गेम। स्पेनिश शब्द, हिंदी में इसका अर्थ शोक से भरा हुआ एक खेल। गाला दाली की म्यूज बन गई। म्यूज का सही हिंदी अनुवाद नहीं है। ये कई चीजों की मिलावट होती है: प्रेरणा, वासना, प्रेम। गाला और दाली के किस्सों के चर्चे होने लगे और इन्हें मुकाम मिला अखबार में छपी एक टिप्पणी से। दरअसल गाला से मिलने के बाद दाली क्रिश्चियन मिथकों में दिलचस्पी लेने लगे थे। ऐसे में उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। पेंटिंग बारे में लिखते हुए दाली ने कहा, मेरे लिए ये सब मजे की बात है। ये किसी भी चीज में मिल सकता है। मसलन मैं कभी कभी मजे के लिए अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर पर थूकता हूँ। दाली के पिता सल्वादोर रफाएल ने जब अखबार में इस टिप्पणी को पढ़ा तो भड़क गए। गाला के साथ रिश्तों ने उन्हें वैसे ही कुरेद रखा था। एक शादीशुदा औरत से बेटे के संबंध उनके सामाजिक स्तर को क्षति पहुंचा रहे थे। फिर ये माँ की तस्वीर वाली बात। डॉन रफाएल ने दाली को धक्के देकर अपने घर से, अपनी जायदाद से निकाल दिया। दाली एक मछुआरे की खोली में रहने लगा गाला के साथ। फिर अपनी कला के दम पर वो खोलियां खरीदता रहा, पेंटिंग और बुलंद इमारत दोनों बनाता रहा, तब तक जब तक उसके विला की एक सीमा समंदर के किनारे तक नहीं पहुंच गई। और दाली के पिता, उन्होंने भी बाद के बरसों में अधूरे मन के साथ ही सही गाला के साथ बेटे के रिश्ते को कबूल कर लिया। गाला के साथ आने पर दाली को लगा था कि जैसे उसकी सनक को एक सहारा मिल गया। बकौल दाली सिर्फ गाला ही थी जिसके साथ में सामान्य हो सका, फिर चाहे वह जिस्मानी ताल्लुकात की बात हो या फिर दुनिया से ताल्लुकात की। लेकिन ये नया पाया हुआ क्रम, ये ऑर्डर भी ध्वस्त होने वाला था कुछ दशकों के बाद। फिलहाल तो तयशुदा कॉस्मिक ऑर्डर ध्वस्त हो रहे थे। सबको लगता था समय गतिशील है, समय बलवान है, समय बीत जाता है। और आइंस्टाइन कह रहे थे समय एक रिलेटिव चीज है। इस बारे में आपको ज्यादा समझना है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जरूर पढ़ें। और दाली वो कूची के जरिए क्या कह रहे थे कि समय एक कंस्ट्रक्ट की हुई चीज है। उनके कैनवस पर चींटियां घड़ी खा रही थी। समय पिघल चुका था। ये दाली की सबसे मशहूर पेंटिंग थी, 1931 में बनी, और इस पेंटिंग का टाइटल था द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। पेंटिंग का किस्सा सुना, अब एक शब्द की तरफ चलते हैं, एंजाइटी। इसका ढीला ढाला अनुवाद क्या होगा? बेचैनी, बहुत तेज। जिनको ये नहीं है उनके लिए एंजाइटी एक शब्द भर है, जिनको है उनके लिए ये खौफ है। इसके होने और फिर दोबारा होने के बीच के गैप में वो जीते हैं, कम बेचैनी के साथ, कि फिर एक रोज बेचैनी झपट लेगी। दाली की पेंटिंग्स को देखकर भी ऐसा ही लगता था।
द न्यूयॉर्कर ने उनके लिए दुरुस्त बात बोली थी कि ये बर्फ से जमे हुए रात के बुरे सपनों को जागती हुई आंखों में ठूंसने वाले आदमी का काम है। दाली के काम में सामान्य कोमल भावनाओं के लिए जगह नहीं थी, इच्छाएं थी जो फ्राइड की व्याख्याओं के तने पर लिपटी बेतहाशा बढ़ रही थी। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, डायलॉग ऑन द बीच। इसे देखकर बार्सिलोना के म्यूजियम वालों के तोते उड़ गए। वो इसे प्रदर्शनी हॉल में रखने को राजी नहीं हुए। उन्हें लगा कि सेक्सुअल टोन का ऐसा चित्रण दर्शक सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ बरस बाद, ठीक ठीक कहें तो 1938 में दाली आखिरकार फ्राइड से मिले, जो एक 82 साल का बूढ़ा था उस वक्त। दाली ने उनके सिद्धांतों पर पेंटिंग्स बनानी शुरू की, फिर फ्राइड की पोर्ट्रेट भी बनाने लगे। एक रोज एक कहवा घर में किसी ने फ्राइड से इस नए प्रयोग और नए लड़के के बारे में पूछा। फ्राइड का जवाब था, ये लड़का सनक से भरा है, किसी चरमपंथी की तरह। कुछ रोज बाद दाली को इस टिप्पणी के बारे में पता चला तो खुश हो गए। एक जीनियस पिकासो उन्हें नकार चुका था, क्योंकि दाली जनरल फ्रैंको का पिट्ठू बन गया था। एक जीनियस ने उसे मोहलत दी, क्योंकि फ्राइड को देशों वाली पॉलिटिक्स का ज्यादा लोड नहीं था। लेकिन तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू नहीं हुआ था। ये अगले बरस शुरू हुआ। दाली तब फ्रांस में थे। उन्होंने किसी तरह पुर्तगाल की एम्बेसी से वीजा हासिल किया और फिर पानी के रास्ते गाला के साथ अमेरिका चले गए। और यहीं पर दाली ने एक और चर्चित पेंटिंग बनाई, फेस ऑफ वॉर। इसको आप घूर कर देखेंगे तो फिर से बेचैनी भी होगी और युद्ध से वितृष्णा भी होगी। ये वो वक्त था जब दाली का एक और चेहरा लोगों के सामने आया, तब जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर दाली लिखी। इसमें उनके भीतर के उजबक से पर्दा हटा। मशहूर राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने इस किताब की एक चर्चित समीक्षा की है, बेनिफिट ऑफ क्लर्जी के नाम से। इसमें जॉर्ज ने दाली के खुद की क्रूरताओं को उघाड़ने के पीछे की ट्रिक उघाड़ दी कि कैसे ये आदमी अपनी सनक, अपनी क्रूरताओं को आर्ट का जामा पहनाकर लोगों को बेचता आया है। और ऐसा लिखते हुए जॉर्ज ने दाली के खुलासों पर पूरी ईमानदारी से विचार भी किया। जो भी सल्वाडोर की आर्ट समझना चाहते हैं, उन्हें जॉर्ज ऑरवेल का ये पीस जरूर पढ़ना चाहिए खोजकर। हम आपको फिलहाल इसके 2 हिस्सों का हिंदी अनुवाद बताते हैं। पहला अनुवाद प्रतीक्षा ने किया है। क्या है ये? आत्मकथाओं पर तभी भरोसा करना चाहिए जब वो कोई घृणित बात उजागर करती हो। कोई व्यक्ति अगर महज अपनी उपलब्धियों की नुमाइश कर रहा है तो वो झूठा है, क्योंकि अपने जीवन को अंदर से देखें तो हमें बार बार हारा हुआ एक व्यक्ति दिखता है। हालांकि कोई निरी झूठी आत्मकथा जैसे फ्रैंक हैरिस की आत्मकथा भी लेखक की असलियत दिखा सकते हैं, जबकि उसका मकसद ऐसा नहीं होता। दाली की आत्मकथा ऐसी ही है। उसके कुछ हिस्से अविश्वसनीय हैं तो कुछ बड़े ही सायास तरीके से रूमानी बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं। न सिर्फ उनको अपमानित करने वाले वाक्य काटे गए हैं, बल्कि रोजमर्रा की कुछ चीजें जो दाली को इंसान बनाती हैं उन्हें भी हटा दिया गया। दाली खुद मानते हैं कि वे आत्ममुग्ध व्यक्ति थे और उनकी आत्मकथा मानो गुलाबी रोशनी की चमक में रचा गया एक स्वांग, दुनिया को मोहित करने के लिए। लेकिन फंतासी के स्तर पर, या ये ध्यान में रखते हुए कि इस मशीनी दौर ने हमारी स्वाभाविकताओं को दूषित कर दिया है। इस आत्मकथा के बहुत मायने हैं। जॉर्ज ऑरवेल के इस समीक्षात्मक निबंध का एक दूसरा हिस्सा भी सुन लीजिए। दाली क्या है? एक बहुत अच्छा चितेरा और एक बहुत घटिया इंसान। क्या किसी किताब से बदबू आ सकती है? अगर ऐसा होता तो दाली की आत्मकथा वो किताब होती। अपनी महानता के लिए उसने क्या रास्ता चुना? पाजीपने का। कुछ ऐसी हरकतें करो कि लोग सदमे में चले जाएं, दर्द से चीखें। 5 साल के हो तो अपने से छोटे एक बच्चे को पुल से नीचे फेंक दो। डॉक्टर सामने आए तो घूंसा मारकर उसका चश्मा तोड़ दो। जब कभी ये न कर पाओ तो इसके ख्वाब तो देखो। और 20 साल बाद एक मरे हुए गधे को कला के नाम पर पियानो के ऊपर लिटा दो और फिर कैंची से उसकी आंखें बाहर निकलो ताकि उसका भाव ज्यादा उभर कर आए। ये सब करते हुए आप खूब ओरिजिनल भी महसूस कर सकते हैं। और कमाल की बात है कि लोग इसे आर्ट समझकर आप पे पैसे भी लुटाते हैं। जॉर्ज ने जो लिखा वो सही था। दाली ने और भी कई चीजें लिखी, नॉवेल, नाटक, लेकिन चर्चा या तो इस किताब को मिली या फिर उस किताब को जो उनकी बहन ने लिखी थी। बहन ने जब किताब लिखी तो हंगामा हो गया। दाली की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। ऐसी क्या सच्चाइयां थी उसमें, बताएंगे आपको दाली की कहानी के अगले हिस्से में।